हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अधिकार विषयक सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम अधिकारों के अर्थ, परिभाषा, उनके आवश्यक लक्षण और वर्गीकरण को पढ़ चुके हैं। व्यक्ति के ये अधिकार कैसे अस्तित्व में आए और वर्तमान समय में इन अधिकारों का क्या रूप होना चाहिए, इस संबंध में समय समय पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और इन्हें ही अधिकार विषयक सिद्धांत कहा जाता है। प्रमुख सिद्धांत इस तरह से हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को। अधिकारों के संबंध में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसका प्रचलन यूनानियों के समय से है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि आशीर्वादम ने भी कहा है, अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध हैं। वे व्यक्ति को प्रकृति की देन हैं और समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वोल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसका पोषण किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उनका अनुमान है कि प्रारंभ से ही व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे और संविदा करते समय वह अपने इन अधिकारों में से कुछ को अपने से उच्च सत्ता को केवल इसलिए सौंप देता है कि उसके शेष अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के शब्दों में सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। इस सिद्धांत का प्रभाव यह रहा कि फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के प्रेरक तत्व यह आधार रहे। इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की गई। इस सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। अधिकारों के इस प्राकृतिक सिद्धांत ने उस समय व्यक्ति के जीवन का मूल्य और महत्व तो स्थापित किया, जबकि मानव का महत्व पशुओं से अधिक नहीं समझा जाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत का अधिक महत्व नहीं है और निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती रही है। सबसे पहला आधार है आलोचना का कि प्राकृतिक सिद्धांत में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतया अनिश्चित और अनेकार्थक है। प्रोफेसर रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द का अर्थ है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, अपूर्व, साधारण या औसत। अन्य आलोचना है कि प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एकमत नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे तथा वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में विद्वानों में एकमत नहीं है, अतः उनकी सूची भी नहीं बनाई जा सकती। जैसे कुछ समर्थक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ समर्थक पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं। अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन होने के कारण निरपेक्ष हैं और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध भी पाया जाता है। जैसे प्राकृतिक अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाते हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना गया है जिसने शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का
अपहरण नहीं किया है वरन उसकी रक्षा की है। और राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। सामाजिक मान्यता के अभाव में भी अधिकारों की कल्पना संभव नहीं है, जबकि इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना हो सकती है या उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का महत्व है। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया है उस रूप में वह सर्वथा मान्य है। फिर भी इस रूप में इस सिद्धांत का महत्व स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और जिससे मनुष्यों को वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय के अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वह अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। अब हम देखेंगे अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के नितांत विपरीत है और इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता और नए अधिकारों को भी जन्म दे सकता है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा ही दिए गए हैं और राज्य ही इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किन परिस्थितियों में और किन सीमाओं के साथ किया जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के संबंध में 3 प्रकार के कार्य करता है। अधिकारों की परिभाषा करता है, उनकी सीमाएं निर्धारित करता है, उनके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था भी राज्य करता है। वैधानिक सिद्धांत अधिकारों की निरपेक्षता को भी स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। वैधानिक सिद्धांत का समर्थन बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार अधिकारों का मापदंड नैतिक आधार न होकर वास्तविकता होने के कारण इस सिद्धांत को वास्तविक कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ आधारों पर इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, जैसे राज्य के आदेश अधिकारों का निर्माण नहीं करते। राज्य अथवा शासन के आदेश से ही अधिकारों का निर्माण नहीं हो जाता, अपितु राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, केवल उन्हें मान्यता प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। राज्य निरंकुश स्वेच्छाचारी हो जाएगा तो अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि हम यह मान लें कि राज्य ही अधिकारों का एकमात्र जन्मदाता है तो इसके परिणाम स्वरूप राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा और शासन अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अंत कर देंगे। कानून अधिकारों का उचित आधार नहीं हो सकता। कानून अधिकारों का उचित आधार हो ही नहीं सकता क्योंकि कानून में नित्य प्रति संशोधन और परिवर्तन होते रहते हैं। अधिकारों को उनका यथोचित महत्व और सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से औचित्य की भावना को ही अधिकार का आधार स्वीकार किया जा सकता है। वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। इन सब आलोचनाओं से बचने के लिए वैधानिक सिद्धांत के कुछ प्रतिपादक यह भी कहते हैं कि राज्य केवल वैधानिक अधिकारों का निर्माण करता है, परंतु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यवहार में देखा जाता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही राज्य के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। फिर भी इन सब आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत का महत्व है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सिद्धांत में सत्य का कुछ अंश है। समाज की ओर से जिन स्वतंत्रताओं और सुविधाओं को मान्यता प्रदान कर दी गई है या व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो स्वत्व या दावे अनिवार्य हैं, उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन्हें राज्य के द्वारा मान्यता न प्रदान कर दी जाए। वस्तुतः अधिकारों के वैधानिक और नैतिक 2 पक्ष होते हैं और अधिकारों के वैधानिक पक्ष पर बल देकर इसके द्वारा आंशिक सत्य का प्रतिपादन कर दिया गया है।
अब हम देखेंगे कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकारों को किस प्रकार स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है, न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है वही अधिकार बन जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक प्रोफेसर रिची कहते हैं कि जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने ही चाहिए वे ही अधिकार होते हैं। जिनके वे अभ्यस्त होते हैं या जिनके संबंध में सही या गलत उनकी यह धारणा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। वर्तमान समय में इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाजों के परिणाम हैं। सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं होते। सभी रीति रिवाज समाज के हित में भी नहीं होते और ऐसा मानकर हम सुधार की संभावना का अंत कर देते हैं। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत में यह सत्य निहित है कि व्यक्ति के अनेक अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होते हैं। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत यह कहता है कि अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपभोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी को समाज के कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन सब का उद्देश्य समाज का कल्याण ही होना चाहिए। बेंथम और मिल जैसे उपयोगितावादियों और रास्कोपाउंड, प्रोफेसर चेफर आदि विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है और लास्की ने भी उपयोगिता को ही अधिकार की कसौटी माना है। बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रोफेसर लास्की भी कहते हैं कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिनसे मेरा कल्याण घनिष्ठ व अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यद्यपि अधिकारों की विवेचना के इस संबंध में यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है, किंतु यह भी दोष मुक्त नहीं है और इसकी भी आलोचना की जाती है। सबसे पहले तो लोक कल्याण की अस्पष्टता इस सिद्धांत की आलोचना का आधार बनता है। इसकी लोकहित या लोक कल्याण की व्याख्या करना कठिन कार्य है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या बहुमत का स्वार्थ, लोक सम्मति या शासन की दृष्टि में जो सार्वजनिक हित हो, इसी से लोकहित का अर्थ लिया जाता है। यदि इनमें से किसी एक को लोकहित या लोक कल्याण मान लें तो भी अधिक कार्य सिद्ध नहीं होता। व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष हमेशा रहता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यह एक समस्या बन जाती है। समाज कल्याण सिद्धांत का विचार यह है कि समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करना। तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति का समाज के बड़े अंश की प्रसन्नता के लिए बलिदान किया जा सकता है। इस सिद्धांत को अपनाने से अल्पसंख्यकों के हितों को हानि पहुंचने की भी आशंका रहती है। व्यक्ति को जनमत की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। केवल लोक आवश्यकता ही किसी बात को नैतिक अथवा अनैतिक नहीं बना सकती। जैसे नॉर्मन वाइल्ड के अनुसार इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा और वह निराशाजनक रूप से समाज की निरंकुश इच्छा के अधीन रह जाएगा। फिर भी इस सिद्धांत का महत्व है कि अधिकार का अस्तित्व समाज के हित के लिए होता है और उसका उपयोग समाज हित में ही किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे अधिकारों के आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत को।
इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया है, अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। और क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्पष्ट किया गया है, इसलिए इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रॉस, हेनरिची, ग्रीन, लास्की आदि अनेक विद्वानों ने अधिकारों की जो परिभाषाएं की हैं वे अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत पर ही लागू होती हैं। क्रॉस के अनुसार अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां हैं। हेनरिची कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक है उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है वही अधिकार है। यह सिद्धांत प्राकृतिक धारणा की इस मान्यता के सर्वथा प्रतिकूल है कि व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ जन्म लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं वरन प्राकृतिक शक्तियां लेकर जन्म लेता है। प्राकृतिक शक्तियों के इस विकास का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व का विकास है और व्यक्तित्व के विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने का कार्य समाज एवं राज्य के द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास हेतु व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है, अतः व्यक्ति का अधिकार है कि वह जीवित रहे। व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक उन्नति आवश्यक होने के कारण उत्तम व स्वास्थ्यकर भोजन की प्राप्ति उसका अधिकार हो जाता है। व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के कारण ही विवाह, परिवार का निर्माण, योग्यता अनुसार कार्य, पारिश्रमिक की प्राप्ति, शिक्षा व्यक्ति के अधिकार हो जाते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अन्य अधिकार इस मुख्य अधिकार के सहायक मात्र हैं। आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत अनेक कारणों से अधिकारों की विवेचना के संबंध में सर्वाधिक संतोषप्रद सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम तो इस तथ्य को स्वीकृति प्रदान की गई है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत व्यक्ति को आदर्श रूप में स्वीकार करता है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान स्तर प्राप्त होता है। यह इस तर्कपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को वे ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हो, गलत अधिकारों का समर्थन नहीं करता और उसे उन अधिकारों से वंचित भी करने का समर्थन करता है। यह सिद्धांत न तो प्राकृतिक सिद्धांत की तरह अधिकारों की निरपेक्षता या असीमितता का प्रतिपादन करता है और न ही वैधानिक सिद्धांत या समाज कल्याण सिद्धांत की तरह अधिकारों की सापेक्षता का प्रतिपादन करते हुए ये कहता है कि समाज या राज्य अधिकारों पर मनचाहे प्रतिबंध लगा सकता है। यह सिद्धांत वास्तव में मध्यम मार्ग ग्रहण करते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों पर केवल वे ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो अन्य व्यक्तियों के विकास हेतु आवश्यक हों। इन गुणों के होते हुए भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि यह सिद्धांत अव्यावहारिक है। इस सिद्धांत के आलोचक ये कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास एक आंतरिक और व्यक्तिगत चीज़ है। समाज एवं राज्य न तो ठीक प्रकार से यह जान सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास हेतु कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है और न ही बाहरी सुविधाओं के द्वारा व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। यह आलोचना वास्तव में त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए विकसित हो सकता है। वस्तुतः व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों का परिणाम होता है और एक बड़ी सीमा तक इसका विकास बाहरी वातावरण पर निर्भर भी करता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और रोजगार की उचित व्यवस्था करके व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। ग्रीन के शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज एवं राज्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन को नैतिक बना सकते हैं।
अतः इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि व्यक्तित्व के विकास रूपी आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह व्यक्ति का अधिकार है, उचित प्रतीत होता है। व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत करता है जो अन्य सिद्धांत नहीं बता पाते। इसलिए यह सिद्धांत सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट को अर्थात कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य के संबंध में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।